नकाब पोश मार्शल डर्बन ने दरवाजा खुलने की हल्की सी आवाज सुनकर चूंकते हुए दरवाजे की तरफ देखा तो उसका एक मतहत अंदर आ रहा था। उस शख्स ने मार्शल डर्बन को सलाम किया और फिर दरवाजा बंद करके मार्शल डर्बन की तरफ देखने लगा। थॉमसन, इमरान और उसके साथी अभी तक ट्रेस नहीं हो सके। मार्शल डर्बन ने सख्त लहजे में थॉमसन से मुखातिब होकर कहा, ओ, मगर मैंने तो आपको उनके हुलिये बता दिए थे। चीफ थॉमसन ने चूमते हुए कहा, हाँ, लेकिन तुमसे गलती हुई है कि तुमने सिर्फ एयरपोर्ट तक उनकी निगरानी की। अगर तुम भी उनके साथ हांगकांग चले जाते और वहां से फिलिपाइन के लिए उनकी फ्लाइट के बारे में इतला देते तो ज्यादा बेहतर था। इस सूरत में हमारे आदमी सिर्फ उन्हीं की फ्लाइट को चेक करते और उन्हें पहचान लेते। मार्शल डर्बन ने सिगार का कश लेते हुए कहा, आपकी बात दुरुस्त है सर, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचकर ही मुझे इल्म हुआ है कि वो हांगकांग की फ्लाइट से रवाना हो रहे हैं और इस वक्त मैं कैसे सीट कंफर्म करा सकता था। थॉमसन ने मुदबाना लहजे में कहा, अब तुम फौरी तौर पर जैक्सन से जाकर मिलो। उसने एक एक्रेमियन जोड़ी को गिरफ्तार किया है जो इससे रेड स्टॉर्म और उसके हेडक्वार्टर के बारे में मालूमात हासिल करने आया था। मार्शल डर्बन ने कहा, राइट सर, उन्हें जैक्सन के बारे में कैसे पता चला था? थॉमसन ने हैरान होते हुए पूछा। उन्होंने जैक्सन के सामने विलियम का नाम लिया था और विलियम के बारे में तुम्हें मैंने कल ही बता दिया था कि वो मेजर प्रमोद की मंगेतर कैप्टन तमसीलिया के ताकुब के दौरान गायब हो गया था। हो सकता है कि उसने गिरफ्तारी के बाद बिलगारनवी एजेंटों के तशद्दुद के नतीजे में उन्हें रेड स्टॉर्म और जैक्सन के बारे में कुछ बता दिया हो। मार्शल डर्बन ने कहा, लेकिन चीफ क्रेमियन जोड़े का मेजर प्रमोद के मामले से क्या ताल्लुक हो सकता है? थॉमसन ने चूम कर पूछा। इसीलिए तो कह रहा हूं कि तुम जाकर इस जोड़े को चेक करो। हो सकता है कि वो दोनों पिकेशियाई हों और उन्होंने हांगकांग में अपने मेकअप तब्दील कर लिए हों। मार्शल डर्बन ने नागवार लहजे में कहा, राइट सर, क्या आप जैक्सन को मेरे बारे में इतला दे देंगे? थॉमसन ने इस बात में सर हिलाते हुए पूछा। नहीं, मैंने डॉल्फिन को हुक्म दिया था कि वो पिकेशियाई एजेंटों को शहर के होटलों में तलाश करे और चुनका विलियम का पेरिस होटल में जैक्सन के साथ रब्ता था, इसलिए जैक्सन को भी होशियार रहने की हिदायत कर दे। मुझे डॉल्फिन ने ही चंद मिनट पहले फोन पर बताया है कि जैक्सन ने क्रेमियन जोड़े को गिरफ्तार कर लिया है। बहरहाल तुम अब वक्त जाया मत करो और रवाना हो जाओ। डॉल्फिन को भी मैंने हिदायत की है कि वो इन दोनों के मेकअप चेक करे और अगर पिकेशियाई एजेंट हैं तो उनके बाकी साथियों के एड्रेस मालूम करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। मार्शल डर्बन ने कहा तो थॉमसन ने मुदबाना अंदाज में सर हिलाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसके बाहर जाने के बाद मार्शल डर्बन ने मेज पर रखे हुए फोन रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने लगा। हेलो, डॉल्फिन स्पीकिंग। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से डॉल्फिन की आवाज सुनाई दी। मार्शल डर्बन बात कर रहा हूँ डॉल्फिन। मार्शल डर्बन ने गुराट अमेज लहजे में कहा, यस चीफ, हुक्म फरमाए। दूसरी तरफ से डॉल्फिन ने मुदबाना लहजे में कहा, क्या तुमने क्रेमियन जोड़े को चेक कर लिया है? मार्शल डर्बन ने पूछा। यस चीफ, मैं अभी जैक्सन के खुफिया ठिकाने पर पहुंचा हूँ। जैक्सन ने इन दोनों को यहाँ भिजवा दिया था। यहाँ बंगले पर जैक्सन के मातहत बर्नार्ड ने उनके मेकअप वॉश किए थे, लेकिन वो मेकअप में नहीं है और वो इस वक्त हमारे सामने जंजीरों में जकड़े हुए बेबस पड़े हैं। डॉल्फिन ने तफसील बताते हुए कहा। तुमने इनसे पूछगछ नहीं की? मार्शल डर्बन ने चूंकते हुए पूछा। अब करूंगा चीफ, वो दोनों बेहोश थे। उन्हें होश में लाने के लिए बर्नार्ड ने उन पर 011 का स्प्रे कर दिया है। उन्हें अभी होश आ जाएगा, डॉल्फिन ने कहा। ठीक है, मैंने थॉमसन को इन दोनों को पहचान के लिए जैक्सन की तरफ रवाना किया है। वो जैक्सन से इस इमारत का एड्रेस मालूम करे के वहां पहुंचेगा। अगर इसके पहुंचने से पहले ही इनकी असलियत मालूम कर लो तो मुझे फौरन कॉल करना, मार्शल डर्बन ने तहकमाना लहजे में कहा। राइट सर, 2-3 मिनट बाद इन्हें होश आ जाएगा, डॉल्फिन ने कहा तो मार्शल डर्बन ने
रिसीवर वापस क्रैडल पर रख दिया। होश में आने पर इमरान ने आंखें खोली तो उसकी पहली निगाह फर्श पर पड़ी। उसके साथ ही उसने अपना जिस्म फर्श की तरफ झुकाया हुआ और कलाइयां बंधी हुई महसूस की। उसने सर ऊंचा करके सामने देखा तो सामने कुर्सी पर एक कवि हैकल शख्स को देखकर वो चौंक पड़ा। उसने जल्दी से दाएं बाएं देखा तो उसे सिचुएशन समझने में देर ना लगी। वो और जूलिया दोनों जंजीरों में जकड़े हुए थे। अलबत्ता जूलिया का झुका हुआ चेहरा ज़ाहिर कर रहा था कि वो भी होश में नहीं आई। इस वक्त वो एक ऐसे वसी कमरे में थे जिसका कोई दरवाज़ा या खिड़की नहीं थी। यकीनन ये जगह कोई तहखाना थी। सामने कुर्सी पर बैठे हुए शख्स के बाएं जानब एक कवीउल अब्सा और कसरती बदन वाला शख्स खड़ा था और दोनों ही उनकी जानब देख रहे थे। इमरान को फौरन ही अपने बेहोश होने से पहले के वाकयात याद आ गए। पेरिस होटल में जैक्सन ने इससे गुफ्तगू के दौरान न जाने क्या किया था कि अचानक ही उनकी नाक से नामनूस सी बू टकराई और वो अभी इस बू के बारे में अंदाजा लगाने ही लगा था कि न सिर्फ उसका जिस्म सुन होकर रह गया था बल्कि जहन पर भी बेहोशी की कैफियत तारी हो गई थी। इसके बाद उसे अब होश आया था। जंजीर हिलने की आवाज़ सुनकर इमरान ने जूलिया की तरफ देखा तो उसे होश आ रहा था। वो सीधी हो रही थी। क्या ये तुम्हारी बीवी है? दफ्तर कुर्सी पर बैठे शख्स ने इमरान की तरफ देखते हुए उसे मुखातब होकर पूछा। ऐसी बातें नहीं पूछी जाती, इमरान ने चूम कर उस शख्स की तरफ देखते हुए कहा। क्या मतलब? इस शख्स ने हैरत भरे लहजे में कहा। मतलब ये कि तुम इंतहाई गैर मुहज्जब हो। किसी अजनबी से उसकी बीवी के बारे में पूछना आदाब के खिलाफ है। इसलिए तुम पहले अपने बारे में बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हारी हैसियत क्या है? इमरान ने गसीले लहजे में कहा। अगर तुम्हें मेरी हैसियत का इल्म हो जाए तो तुम क्या करोगे मिस्टर इमरान? उस शख्स ने तंजिया लहजे में कहा। तो फौरन तुम्हें अपनी बीवी का भाई बनाकर तुम्हारे साथ मछली का शिकार करने सहल पर चला जाऊंगा, इमरान ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। तमीज से बात करो, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम मौत के कितने करीब हो, इस शख्स ने गुर्राते हुए कहा। इस वक्त तो मैं तुम्हारी इस सिस्टर के करीब हूँ जिसे तुम मेरी बीवी समझ रहे हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मैंने इसीलिए तुमसे ये बात कही थी कि तुम्हारी असलियत मालूम हो जाए। अब कन्फर्म हो गया है कि तुम पकीशिया सीक्रेट सर्विस के ग्रुप लीडर इमरान हो और यकीनन ये औरत तुम्हारी साथी है। मुझे तुम और तुम्हारे बाकी 4 साथियों के हुलिये बताए गए थे, मगर तुम दोनों की शक्लें और हैं, इसलिए तुम्हारे मेकअप में होने का शुबा हुआ था तो तुम्हारे चेहरे वाश किए गए, लेकिन मेकअप वाश ना हुए तो मुझे शुबा हुआ कि तुम पकीशियाई नहीं क्रेमियन हो, तो तुम्हें होश में लाया गया ताकि तुमसे पूछगछ की जा सके। लेकिन अब चुनकर तुमने मान लिया है कि तुम इमरान हो तो अब तुमसे तुम्हारे बाकी 4 साथियों के बारे में मालूम करूंगा, इस शख्स ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ, तुम्हें हमारे हुलिये किससे मालूम हुए हैं? इमरान ने पूछा। तुम्हारी पकीशियाई से रवानगी के वक्त ही हमें इतला मिल गई थी कि तुम 5 साथियों के हमरा हांगकांग जा रहे हो। इससे तुम बखूबी अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे हाथ कितने लंबे हैं। रहा तारुफ तो मुझे डॉल्फिन कहते हैं। तुम्हें गिरफ्तार करके जैक्सन ने होटल से अपने इस ठिकाने पर पहुंचा दिया और मुझे उसने बताया कि तुम्हारे मेकअप वॉश नहीं हुए, तो मैं खुद यहाँ आ गया, डॉल्फिन ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम जैक्सन के साथी हो? इमरान ने पूछा। नहीं, मेरा अलग बिजनेस है। अलबत्ता मैंने ही जैक्सन को तुम्हारे और तुम्हारे साथियों के हुलिये बताकर हदायत की थी कि तुम लोग इस तक पहुंचो तो तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, जबकि मैं और मेरे साथी तुम लोगों को दूसरे होटलों में तलाश करते रहे, डॉल्फिन ने कहा। अजीब बात है, हमें तुम्हारे बारे में कुछ मालूम नहीं था, ना हमारी तुमसे कोई दुश्मनी है, फिर तुम हमें पकड़कर क्यों खुश हो रहे हो? हम तो जैक्सन से बात करने गए थे, मगर उसने धोखे से हमें बेहोश कर डाला, इमरान ने नागवार लहजे में कहा। सुनो, मेरे पास तुम्हारे डेथ वारंट हैं,
और अभी मुझे तुम्हारे बाकी साथियों को भी ख़त्म करना है, इसलिए बेमकसद बातों में वक्त ज़ाया करने की बजाय मुझे अपने साथियों के बारे में बताओ कि वो कहाँ हैं। डॉल्फिन ने सख्त लहजे में कहा, हमारी मौत के वारंट तुम रेड स्टार चीफ ने दिए हैं या सरकारी अदालत ने? इमरान ने तंजिया लहजे में पूछा। चीफ ने, और इसी ने मुझे तुम्हारे हुलिये भी बताए थे कि तुम किसी फ्लाइट से एयरपोर्ट पहुंचोगे, लेकिन फ्लाइट और एयरलाइंस का नाम मालूम ना होने के सबब हम लोग तुम्हें एयरपोर्ट पर ट्रेस ना कर सके, डॉल्फिन ने कहा। इमरान इससे बातें करने के दौरान उंगलियों से इन कड़ों को मुसलसल टटोल रहा था जिसमें उसकी कलाइयां जकड़ी हुई थी, लेकिन उन्हें खोलने का सिस्टम उसे समझ ना आ रहा था क्योंकि कड़ों में ना तो कोई जोड़ महसूस हो रहा था और ना कोई लाक वगैरह। चनाचा वो अभी तक इन कड़ों से अपनी कलाइयां आज़ाद ना करा सका था। जूलिया भी मुकम्मल तौर पर होश में थी और वो भी कड़ों से हाथ आज़ाद कराने की कोशिश कर रही थी। पकीशिया से तुम्हारे चीफ को किसने हमारी रवानगी की इत्तला दी थी? इमरान ने डॉल्फिन से पूछा। अब चूंकि तुम कत्ल किए जाने वाले हो, इसलिए तुम्हें बता देने में कोई हर्ज नहीं है। पकीशिया में हमारा साथी थॉमसन तुम्हारी निगरानी कर रहा था और अभी तुम उसे देख ही लोगे। वो यहाँ आ रहा है तुम्हारी पहचान करने के लिए, क्योंकि उसी ने चीफ को तुम्हारे हुलिये बताए थे। डॉल्फिन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या वाकई तुम हमें कत्ल कर दोगे मिस्टर डॉल्फिन? इमरान ने खौफजदा लहजे में कहा, हाँ, चीफ का यही हुक्म है और हुक्म की तमील करना मेरा फर्ज है। डॉल्फिन ने हतमी लहजे में कहा, ठीक है, मगर कत्ल करने से पहले तुम अपने चीफ का नाम तो बता दो। इमरान ने कहा, वो हमें अपना नाम मार्शल डर्बन बताता है, हो सकता है यही उसका असल नाम हो। डॉल्फिन ने इमरान को घूरते हुए कहा, यह भी तुम्हारी तंजीम का मेंबर है। इमरान ने डॉल्फिन के करीब खड़े मशीन गन बरदार की तरफ इशारा करते हुए पूछा, नहीं, ये जैक्सन का साथी है, इस इमारत का इंचार्ज। और अब तुम मुझे अपने बाकी साथियों का एड्रेस बता दो, डॉल्फिन ने किसीले लहजे में कहा। थॉमसन को आने दो, फिर तसल्ली से पूछ लेना मैं कहीं भागा तो नहीं जा रहा। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, वो आए या ना आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चीफ ने उसे सिर्फ तुम्हारी पहचान के लिए भेजा है, जबकि ये मरला तय हो चुका है और ये मैं जान चुका हूं कि तुम इमरान हो और ये तुम्हारी साथी औरत है। डॉल्फिन ने हुर्राट अमेज लहजे में कहा, मेरी साथी के बारे में तुम गलत फहमी का शिकार हो मिस्टर डॉल्फिन। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मतलब, कैसी गलत फहमी? डॉल्फिन ने चुभते हुए पूछा। तुम इसे औरत समझ रहे हो, हालांकि ये औरत नहीं, लड़की है। शादी से पहले इसे औरत नहीं कहा जा सकता। इमरान ने कहा, तुम वक्त जाया कर रहे हो, ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। डॉल्फिन ने सख्त लहजे में कहा, तुम्हारे चीफ का ठिकाना कहाँ है? ये तो तुमने बताया ही नहीं। इमरान ने खौफजदा लहजे में कहा, ये मैं तुम्हारी लाश को बताऊंगा। डॉल्फिन ने जबड़े बीचते हुए कहा और फिर उसने करीब खड़े मुसल्लह शख्स की तरफ देखा। बर्नार्ड। डॉल्फिन ने गुर्राते हुए कहा, यस सर, हुक्म सर। बर्नार्ड ने जल्दी से कहा और कंधे से मशीन गन उतारकर हाथों में पकड़ ली। इमरान, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम्हारे चारों साथी कहाँ ठहरे हुए हैं? डॉल्फिन ने इमरान को घूरते हुए कहा, मालूम नहीं, जब मैं इनसे जुदा हुआ था तो वो चल रहे थे, अब मालूम नहीं कि कहीं ठहर गए हों या अभी तक चल रहे हैं। अगर तुम मुझे इजाजत दो तो मैं दौड़कर देख आता हूँ। इमरान ने मासूम से लहजे में कहा तो डॉल्फिन दांत पीसता हुआ एक झटके से खड़ा हो गया। लाओ, डॉल्फिन ने बर्नार्ड की तरफ हाथ बढ़ाते हुए गजबनाक लहजे में कहा तो बर्नार्ड ने फौरन मशीन गन उसके हाथों में दे दी। डॉल्फिन ने मशीन गन का चैम्बर चेक किया और पीछे हटकर गन का रुख इमरान की तरफ कर दिया। उसके चेहरे पर दरिंदगी नाच रही थी। ठीक उसी लम्हे कॉल बेल की आवाज सुनाई दी तो दोनों बेक वक्त चौंक पड़े। जाओ देखो बाहर, थॉमसन आया होगा। डॉल्फिन ने बर्नार्ड की तरफ देखे बगैर सख्त लहजे में कहा तो वो तेजी से पलट कर तहखाने से बाहर चला गया। इमरान, मैं 3 तक गिनूंगा
अगर तुमने अपने साथियों के बारे में ना बताया तो 3 के बाद मैं फायर खोल दूंगा, डॉल्फिन ने इंतहाई इस्फाकाना लहजे में कहा और फिर उसने गिनती गिनना शुरू कर दी। इमरान के साहब यकदम तंग थे। वो अभी तक अपनी कलाइयों को कड़ों से ज़ाद नहीं करा सका था और उसे डॉल्फिन के चेहरे के तसुरात से अंदाज़ा हो रहा था कि वो फायर करने से गुरेज नहीं करेगा। 1, 2, डॉल्फिन ने 3-4 सेकंड बाद कहा तो इमरान को अपने कानों में मौत की सरसराहट सुनाई देने लगी। लेकिन उससे पहले कि डॉल्फिन 3 कहता, बाहर से एक कर्बनाक चीख उभरी और उसके साथ ही जूलिया अपनी जगह से फुटबॉल की मानद उछलकर डॉल्फिन से जा टकराई। डॉल्फिन के हाथ से मशीन गन निकल कर दूर जा गिरी और वो लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा ही था कि जूलिया की लात उसके सीने पर पड़ी और डॉल्फिन कराता हुआ पुश्त के बल फर्श पर जा गिरा। जूलिया ने इस पर छलांग लगाई और डॉल्फिन यकदम करवट लेकर अपनी जगह से हट गया और जूलिया उसकी छोड़ी हुई जगह पर आ गिरी और डॉल्फिन ने तेजी से पलटकर जूलिया के बाल पकड़कर खींचते हुए उसकी पुश्त पर अपना दाहिना घुटना जमा कर उसे बेबस कर दिया। कार्डली ने पेरिस होटल से चंद कदम पीछे कार फुटपाथ के साथ रोकी और इंजन बंद करके नीचे उतर आया। होटल के गेट की दूसरी जानब वो कार खड़ी थी जिस पर जूलिया और इमरान बंगले से इस तरफ आए थे। कार्डली ने अकबी नशिस्त पर बैठे सफ्तर और तनवीर को इस कार के बारे में बताया तो वो दोनों कार से उतर आए। कार्डली ने इमरान की कार के करीब फुटपाथ पर खड़े एक शख्स को इशारा किया तो वो फौरन ही उनके करीब आ गया। तनवीर और सफ्तर उसे देखकर समझ गए कि वो लॉलीपॉप का मातहत कैंडी है। ये कैंडी है, तो कार्डली ने आने वाले का तारुफ कराते हुए कहा, कैंडी, तुम्हें लॉलीपॉप ने फोन किया है? सफ्तर ने आहिस्ता से कैंडी से पूछा। यस सर, इसने आपकी आमद की मुझे इतला दी है, कैंडी ने मोदमाना लहजे में कहा। क्या जैक्सन अभी होटल में मौजूद है? सफ्तर ने पूछा। यस सर, वो अभी तक बाहर नहीं आया, कैंडी ने कहा। क्या तुम हमें इसके कमरे तक ले जा सकते हो? सफ्तर ने गेट की तरफ देखते हुए पूछा। उसका ऑफिस 5th फ्लोर पर है जनाब, और वहाँ उसके मुसल्लह आदमी मौजूद रहते हैं। जो ही आप इस फ्लोर पर पहुंचेंगे उसके आदमी आपको पकड़ लेंगे या फायरिंग कर देंगे, कैंडी ने कहा। और इसी लम्हे होटल के गेट से एक कार निकलकर सड़क पर आ गई। कैंडी ने कार की तरफ देखा तो वो बेख्तियार उछल पड़ा। वो सुर्ख रंग की कैडलॉग थी। क्या बात है? तनवीर ने कैंडी से पूछा। इस कार में एक यूक्रेनियन मर्द और औरत को ले जाया गया था जनाब, कैंडी ने मुस्तरबाना लहजे में कहा। ओह, क्या यही आदमी थे इस वक्त भी? सफ्तर ने कार की तरफ देखकर चूमते हुए पूछा। नहीं, ड्राइविंग करने वाला इन्हीं में से एक है, जबकि पीछे बैठा शख्स कोई और है और ये 5-6 मिनट पहले ही यहाँ आया था और इसकी गाड़ी कंपाउंड में खड़ी थी, कैंडी ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, तुम जैक्सन की निगरानी करते रहो, हम इनके पीछे जाते हैं। आओ पिकार्डली, सफ्तर ने तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए कहा। इतनी देर में सुर्ख रंग की कैडलॉग कुछ फासले पर पहुंच चुकी थी। वो तीनों अपनी कार में बैठे और पिकार्डली ने तेजी से इंजन स्टार्ट करके इस सिमत में कार उड़ा दी जिस तरफ सुर्ख रंग की कैडलॉग जा रही थी। दोनों के दरमियान में 5-6 गाड़ियां हायल थीं। पिकार्डली, तुम्हें यकीन है कि कैंडी ने ड्राइविंग करने वाले को दुरुस्त पहचाना है? सफ्तर ने पूछा। यस सर, हमारे लोग जिस आदमी को एक मर्तबा देख लें उसे फौरन पहचान लेते हैं, पिकार्डली ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, तुम अगली गाड़ियों को ओवरटेक करके रफ्तार कम कर देना। कैडलॉग और हमारे दरमियान एक गाड़ी का फासला काफी है। दरमियान में एक गाड़ी हायल रहेगी तो उन्हें अपने ताकुब का पता नहीं चलेगा, सफ्तर ने कहा। मेरा ख्याल है कि इन दोनों को काबू करके इस इमारत के एड्रेस मालूम कर लिए जाएं, जहां इमरान और जूलिया को ले जाया गया है। ताकुब में तो काफी वक्त जाया होगा, तनवीर ने सफ्तर से कहा। ट्रैफिक के जुर्म में हमने इन्हें रोका तो ट्रैफिक जाम हो जाएगी और हमारा मकसद भी पूरा ना होगा, इसलिए फिलहाल इनकी मंजिल मालूम करना
बेहतर होगा, ये भी हो सकता है कि वो हमारे साथियों की तरफ ही जा रहे हो। सफ्तर ने कहा तो तनवीर ने इस बात में सर हिला दिया। 5-6 मिनट बाद उनकी कार सुर्ख कैडलॉक से तकरीबन 20 गज के फासले पर पहुंच गई तो पिकाडली ने रफ्तार कम कर दी। अब दोनों गाड़ियों के दरमियान सिर्फ एक कार हायल थी। मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ने के बाद सुर्ख कैडलॉक एक खूबसूरत कॉलोनी में दाखिल हुई। इस सड़क पर ट्रैफिक कम थी और अब वो सुर्ख कैडलॉक से कुछ फासले पर तकरीबन 30 से 40 गज के फासले पर थे, क्योंकि तक दरमियान में हायल गाड़ी 5 मिनट पहले ही किसी और जानब मुड़ गई थी। सफ्तर की हिदायत पर पिकाडली ने सिर्फ कार से अपना फासला बढ़ा दिया था। ओ, रफ्तार बढ़ाओ, कहीं वो गुम ना हो जाए, सफ्तर ने पिकाडली से कहा तो उसने रफ्तार में इजाफा कर दिया। मेरा ख्याल है कि अब उन्हें रोक लेना चाहिए, तनवीर ने बड़ी बेचैनी से पहलू बदलते हुए कहा। पिकाडली ने गली के पास पहुंचकर कार मोड़ी ही थी कि यकदम उसका पांव ब्रेक पैडल पर दबता चला गया। उसके बावजूद भी रुकते रुकते उनकी कार का बम्पर आगे खड़ी सुर्ख रंग की कैडलॉक से टकराया गया। कार रुकते ही सुर्ख कैडलॉक की बोनट की आड़ में बैठा हुआ शख्स तेजी से उठा और उसने हाथ में मौजूद रिवॉल्वर का रुख उनकी तरफ कर दिया। उनके संभलने से कहानी का बकिया हिस्सा इंशाल्लाह अगली किस्त में आपको पेश किया जाएगा। और हर बार की तरह आपसे एक छोटी सी दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। बहुत शुक्रिया।